नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। अभी हम हैं इम्तिहान आईएएस कोचिंग में और आपको बता दें कि यहाँ पर 3 हमारे साथ कैंडिडेट हैं जो कि बीपीएससी 17वीं में चयनित हुए हैं। हालांकि संख्या बहुत है, लेकिन आज हम एकाएक से आए और 3 लोग ये आए हुए थे अपने शिक्षकों को धन्यवाद करने। इनसे बात करेंगे। बता दें आपको 17वीं में विभिन्न सेवाओं में इनका चयन हुआ है। सबसे पहले हमारे साथ हैं, आपका नाम क्या हुआ और किस पद के लिए आपका चयन हुआ है? मेरा नाम शाहीन आफरीन है और मेरा चयन हुआ है म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए। एमईओ के लिए। आपका नाम क्या हुआ और चयन? जी, हमारा नाम अविनाश कुमार सिंह हुआ और स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में हम चयनित हुए हैं। और आप? मेरा नाम सर नीलेश भारद्वाज हुआ और मेरा सर रजिस्ट्रार इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में हुआ। अच्छा, नीलेश जी, क्या कहेंगे सफलता को लेकर? कौन सा अटेम्प्ट था और विश्वास था कि आपका इस बार चयन होगा? सर ये मेरा तीसरा मेंस था, दूसरा इंटरव्यू था। पेपर काफ़ी अच्छा गया था, इतना पता था कि होना चाहिए, बट साथ में एक किस्मत का भी साथ चाहिए होता है। दोनों साथ में रहा तो अच्छे से आया, उम्मीद से बेहतर आया सर। उम्मीद से बेहतर आया। हाँ जी। आप क्या कहेंगी, कौन सा अटेम्प्ट था आपका और कितना उम्मीद था? तैयारी में आपने क्या परिवर्तन किया कि आपका रिजल्ट इस बार पक्का हुआ? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने अपने तैयारी में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि बहुत सारा प्रैक्टिस किया था मैंने और बहुत सारी चीज़ों को मैंने एम्प्लीफाई करने की कोशिश की थी कि मैं कुछ यूनिक लिखूं। बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो बहुत चीज़ें मेरे लिए रॉ थी। मुझे पता नहीं था कि हर चीज़ कैसे करना है, तो हर चीज़ मैंने बहुत ही यूनिक ट्राई करने की कोशिश की है अपने पेपर में। और साथ ही साथ जब मैंने पेपर दिया था तो मुझे लगा था कि मेरा चयन शायद हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि मेरा पेपर अच्छा गया था। तो मैं काफ़ी अपने पेपर से सैटिस्फाइड थी और मेंस के रिज़ल्ट के बाद वो सैटिस्फैक्शन मुझे दिखी भी थी और जब मेरा फाइनल रिज़ल्ट आया तो वो खुशी भी मुझे मिली थी। यूनिक कैसे पता चला कि आप जो पढ़ रही हैं, आप जो लिख रही हैं, वो अलग है और वो सफलता दिलाएगा, वही एग्ज़ामिनर देखना चाहता है? यूनिक इस वजह से मैंने कहा, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ती थी और न्यूज़पेपर से मैं अपने एसे को कनेक्ट करती थी। जिस प्रकार जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स दिए रहते हैं, तो मैं उन आर्टिकल्स से अपने एसेज़ को ड्राफ्ट करती थी। ताकि मेरे जो एसे हैं वो काफ़ी करंट रिलेवेंट रहें और उसकी वोकैब भी काफ़ी अच्छे रहें। साथ ही साथ मैं अपने जो जीएस के आंसर्स हैं, वो काफ़ी करंट रिलेटेड आंसर्स अब आते हैं, तो मैं भी उन्हें न्यूज़पेपर के थ्रू ही ड्राफ्ट करती थी। और मैं स्टैंडर्ड बुक्स को भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती थी अपने तैयारी के दौरान, ताकि जो मेरे आंसर्स हैं, वो जो रिलेवेंट रहें और वो उसके जो डाटाज़ हैं, जो उसके आंसर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट के रहें। अविनाश, आपसे मैं जानना चाहूँगा शुरुआत से, अगर कोई नया लड़का जो है, वो अगर तैयारी करना चाहे, तो उसको किन-किन चीज़ों पर ध्यान देना है? पीटी लेवल पर आप क्या सलाह देंगे? सर 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक इनफैक्ट मैं आप ही की बात थोड़ा-सा सिस्टमैटिक वे में कह दे रहा हूँ कि सर बहुत ही ज़्यादा रैंडमली कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिस्टमैटिक पढ़ता है। मैं हमेशा स्पेन फ़ॉर्मूला की बात करता हूँ। पहला सर सिलेबस को आप वेल डिफाइंड मैनर में समझिए, क्या है सिलेबस। दूसरा पीवाईक्यू को पकड़िए। तीसरा एनसीईआरटी या रेफरेंस, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो। कहने का मतलब है कि आड़े-तिरछा कुछ भी मत उठाइए। इन चीज़ों को लेकर एक प्रॉपर वे में चलिए, ठीक? पहला काम। दूसरा सर नए लड़के आते हैं, मैं इनके लिए बोलता हूँ सर इनके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम या चैलेंजेज है। इनके लिए भी मैंने सर अपने जीवन के अनुभव को निचोड़ कर एक सर लेंस फॉर्मूला बनाया, LENS। सर जब नए लड़के तैयारी करते हैं ना सर, यहाँ पर पटना में या फिर बक्सर में या दिल्ली में कहीं भी जाते हैं, तो पहला समस्या सर लव या प्रेम का होता है। सर इसमें बहुत ही ज़्यादा सर इंगेज नहीं होना है, बहना नहीं है, बहुत लिमिटेड रहना है, अपने आप को बैलेंस ऑपरेशन। प्रेम एक प्राकृतिक बहुत अच्छी चीज़ है, सबके साथ होता है। लेकिन दूसरा सर मैं बोलता हूँ इमोशनल या मेंटल हेल्थ को। सर होता क्या है ना सर, सवाल हल कर रहे हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं, लोग आदमी चिंतित हो जाता है। अभी आप मेरे टेस्ट देखेंगे 65-70 नंबर तक मेरे प्रीलिम्स में आ रहे हैं। तीसरा परिवार सर, मतलब कई बार क्या होता है परिवार में माँ-बाप का तबीयत खराब हो गया, कोई ताने मार रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो अपने मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ को अच्छा रखना है। तीसरा सर लेंस का एन जो होता है नए लड़कों के लिए, नशा से कोसों दूर रहना है। सिगरेट, शराब, इन सारी चीज़ से आप बहुत कूल या डूड नहीं पड़ जाएँगे। इससे आपका हेल्थ और पैसा दोनों बर्बाद होगा और सर स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो पढ़ाई में फोकस कंसंट्रेशन नहीं कर पाएँगे आप। और चौथा सर सोशल मीडिया सर लेंस का जो होता है। सोशल मीडिया आज के समय सर शॉर्ट्स और रील देखने का जो ट्रेंड चल चला है ना, जिसकी वजह से आदमी सोचता है कि कोई कुंजी या फिर गाइड टाइप की चीज़ों से निकल जाएगा, नहीं।
एक जीवन में जैसे ठहराव, स्थिरता और संयम चाहिए होता है, ऐसे ही पढ़ाई के दौरान आपको क्लाइमेट चेंज आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आईपीसीसी की जो छठी आकलन रिपोर्ट है वो कैसे बता रही है कि ग्लेशियर पिघलने का जो दर है, पहले मान लीजिए 0.001 था, अब 0.33 हो गया है। मिट्टी जो डिग्रेड कर रहा है किस रेट से हो रहा है, अब किस रेट से हो रहा है। पानी का जो सर कूलिंग और वार्मिंग है वो किस रेट से बदल रहा है। मछलियाँ सर मतलब थोड़ा-सा स्थिरता के साथ अगर आप पढ़ेंगे ना तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो मैं ये 2 फ़ॉर्मूला, एक स्पेन पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए एंड सेकंड सर जीवन में जो चैलेंजेज़ आता है उसके लिए लेंस फ़ॉर्मूला। मुझे लगता है ये 2 सर काफ़ी काम करेगा मेरे अनुसार। ये काम करेगा। नीलेश जी, आपके बारे में तो आपके एक मित्र हैं, रूममेट हैं अभिनव, वो बता रहे थे कि वो हमसे कई गुना ज़्यादा योग्य हैं और उनसे हम लोग सीखते हैं। मेंस के लिए आप क्या कहेंगे? आप यूपीएससी का भी मेंस दे रहे हैं। मेंस की तैयारी में जैसे कि अब तो 26 जुलाई को पीटी हो जाएगा। मेंस में किन चीज़ों का ध्यान देना होता है और मेंस की तैयारी कैसे करें जो कि आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा? सर अब सबका अपना-अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जितना ज़्यादा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, जितना कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगा, मेंस में आपका आंसर उतना ज़्यादा एनरिच्ड होगा। तो अगर आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है और अगर आप मेंस ज़रूरी नहीं कि पहले दिन से ही लिखें, थोड़ा-सा समय दीजिए। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, जितने भी आस-पास के सराउंडिंग्स हैं, अगर आप एक उस स्तर पर पहुँच जाते हैं जहाँ पे एक अलग-अलग विषयों को आप इंटरलिंक कर सकते हैं, तो वो मैच्योरिटी का सबसे बड़ा साइन होता है। उस लेवल पे अगर आप जाइएगा तो आपका मेंस का आंसर खुद ही आपको लगेगा कि काफ़ी अच्छा और एनरिच्ड लिखा रहा है। तो मेंस के पहले आपको जितना भी सिलेबस है वो आपको थॉरो नॉलेज होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी लिखने का कितना उसमें इम्पोर्टेंस है? जो आजकल बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ शुरू हो गया है, उसको आप कितना सही मानते हैं? किस हद तक सही मानते हैं? सर टेस्ट सीरीज़ सही है, बट टेस्ट सीरीज़ में मेंस लिखने के पहले इतना इंश्योर करना चाहिए कि जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज़ मेंस का दे रहा है उसके पहले जो भी सिलेबस है उसको 2 या 3 बार पढ़े हो। तभी अदरवाइज़ वो मेंस उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है। आपका सेल्फ सैटिस्फैक्शन तो होगा, लेकिन एनरिचमेंट कम होगा। इंगेजमेंट कम होगा। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जो आप पहले अटेम्प्ट में चूँकि निकाली हुई हैं, बहुत सारे छात्र लगभग 95% छात्र जो हैं वो किसी न किसी कोचिंग में ही एडमिशन कराते हैं, फिर वहाँ से अपना आगे की तैयारी की रणनीति बनाते हैं। कितन कोचिंग चुनाव के समय में किन-किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है और आप इम्तिहान में आप जॉइन की, यहाँ से आपको सफलता मिला, क्या कहेंगी इन सब चीज़ों को लेकर? कोचिंग चुनाव में बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले उनको अपना बेस पे काम करना चाहिए कि कोचिंग चुनाव से पहले भी उन्हें कुछ स्टैंडर्ड बुक्स लाइक एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के ही अपना एटलीस्ट बेस बना लेना चाहिए क्योंकि कोचिंग तो वो करेंगे लेकिन सेल्फ स्टडी भी साथ-साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो सिर्फ़ कोचिंग पे रिलायंट रहेंगे तो उनसे वो उनको सफलता नहीं मिल सकती है। कोचिंग सिर्फ़ उन्हें एक गाइडेंस प्रोवाइड करेगा और उन्हें एक सपोर्ट सिस्टम है, बाकी पूरी मेहनत सिर्फ़ उन्हें अपने खुद करनी है। तो उनका एक माइंडसेट होना चाहिए कि मेरा जो हार्ड वर्क है, वो मेरा रहेगा, पूरी मेहनत मुझे करनी है। कोचिंग बस मुझे सपोर्ट करने वाली है। सपोर्ट आपको यहाँ से अच्छा मिला? हाँ, सपोर्ट तो मुझे यहाँ से बहुत मिला है हुँ, हुँ। और मैंने मेंस के टाइम जब जॉइन की थी टेस्ट सीरीज़ तो काफ़ी ज़्यादा मुझे गाइड मिलती थी और 1 टू 1 सेशन में सर मुझे बताते थे कि किस तरीके से आंसर्स मुझे किस डायरेक्शंस में लिखने हैं, तो काफ़ी ज़्यादा। कौन से फ़ेज़ के लिए कोचिंग आपको लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी होता है? पीटी, मेंस या इंटरव्यू? मुझे लगता है कि मेंस के दौरान कोचिंग ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि आपको उस टाइम आपके आंसर्स को किस तरीके से लिख रहे हैं वो आपको गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किस डायरेक्शन में आपके आंसर्स है, किस तरीके के आपके आंसर्स आपको लिखने चाहिए, तो वो इवैल्यूएशंस के लिए आपको कोचिंग बहुत बेटर होता है। तो मेंस के दौरान आपको कोचिंग को प्रेफ़र करना चाहिए। प्रेफ़र करना चाहिए। अविनाश, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कोचिंग को लेकर आप देख रहे होंगे एक नैरेटिव भी 1 डेढ़ महीने से बिहार में जो बना है, बड़ा ही चिंताजनक है और क्या आप सलाह देंगे, जो छात्र हैं, वो कोचिंग में जाएँ तो किन चीज़ों पर ध्यान दें और कैसे वो पहचानें कि हाँ, यहाँ पर जो हमें गाइडेंस मिल रहा है, वो हमें सफलता की तरफ ले जाएगी? सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि कोचिंग या टीचर कोई जादूगर नहीं होता है, हुँ, हुँ। कि आपको पूरा मतलब जैसे एक पॉकेट से निकाला, कबूतर बना दिया या रुमाल निकाला एक बहुत सा सुंदर नहीं, से कुछ लोग हैं यहाँ पर जो बनाते हैं इस तरह। ठीक है, वो अलग चीज़ है। हमें व्यावहारिकता को समझना चाहिए। कोचिंग कितने भी अच्छे मेंटर हो, कितने भी अच्छे मतलब टीचर हो, आपको गाइड कर सकते हैं, कुछ अच्छे डायरेक्शन दे सकते हैं। लेकिन मेहनत आपने खुद करनी है। आपका आपका जो मतलब एक होता है ना किनारा आपका आपका जो दरवाज़ा होगा आपको खुद खोलना पड़ेगा।
तो मैं यही कहूँगा कि बेसिक चीज़ें पढ़ा जाए। हाँ, चूँकि कॉन्सेप्ट है, अब आप मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आपको साइक्लोन नहीं समझ में आ रहा है कि क्या-क्या कंडीशन, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में साइक्लोन नहीं आता, वेस्टर्न कोस्ट पर क्यों मतलब मरुस्थल नहीं बनते हैं, तो आप उनसे समझिए, पूछिए। लेकिन आप उनके पूरी तरीके से बातों को, हमारे बिहार में क्या दिक्कत है ना कि मतलब चूँकि कल्चरल स्टेट रहा है, तो एकदम देवता की तरह एक नहीं होता पूजा या महिमा मंडन करने लगता है, भगवान हम बनाने लगते हैं, ये नहीं करना। वो ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, रिस्पेक्ट देना है, लेकिन साथ ही साथ अपनी तार्किकता, अपनी व्यावहारिकता और अपनी तथ्यात्मकता को बनाकर रखना है। तो मैं यही कहूँगा कि आप कोई भी कोचिंग कोई बोल लीजिए, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि आप खुद से पढ़ाई करने से ही एग्ज़ाम निकलेगा और उनके बताए दिशा निर्देशों को ज़रूर फ़ॉलो करें, लेकिन लॉजिकली। अब कोई ये कह दे कि आप पॉलिटी के लिए डीडी बसु, सुभाष कश्यप की बुक आज भी रिलेवेंट है, तो नहीं, लक्ष्मीकांत आज ज़्यादा रिलेवेंट है। एनसीईआरटी कुछ-कुछ चीज़ें सर आज के समय तो मुझे आपका सवाल ही थोड़ा-सा मतलब अनुचित लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर ना भी रहे ना सर, अगर इंसान को गाइड किया जाए, डायरेक्शन किया जाए तो किया जा सकता है। मेरा अपना मतलब थोड़ा डिफरेंट है, बट मेरा अपना मानना है कि अगर इंसान मेहनत करे सही डायरेक्शन लेकिन में। सामूहिक रूप से देखें तो ये ज़रूरी भी होता है। क्या कहेंगे इम्तिहान में आपने यहाँ से पढ़ाई किया, कैसा लगा आपको और क्या लगता है कि एकदम सही डायरेक्शन में आपको सब कुछ मिला कि आराम से आप निकाल दिए? मैं यहाँ पर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा था और इन्होंने अच्छा गाइड किया, इसमें कोई मुझे लगता है कि सबसे लंबा मेरा मॉक इंटरव्यू यहीं पर चला था। 28 मिनट से 25 मिनट चला था यहाँ पर और सारे पहलुओं को पूछा गया, करंट से रिलेटेड सवाल हो या फिर ऑप्शनल में अंदर घुस-घुस कर नहीं होता है कि जैसे मुझे अभी भी याद आ रहा है कि जो भारत में सल्तनत या मुगल है, उनसे उतना नफ़रत नहीं किया था जितना अंग्रेज़ों से क्यों? मतलब पूछा जा रहा था कि अगर ये नहीं होते इतिहास में गांधी या फिर मान लीजिए सरदार पटेल रहते तो किस तरह का डेमोग्राफिक या फिर पॉलिटिकल सिनेरियो आप इमेजिन कर पाते हैं। तो सवाल बड़े अच्छे-अच्छे थे। मैं इस चीज़ के लिए इनकी टीम को बधाई दूँगा कि आपके सवाल सच में काफ़ी अच्छे थे क्योंकि मैंने सर 8-9 जगह मॉक इंटरव्यू दिया था इस बार क्योंकि पिछली बार इंटरव्यू में कम मार्क्स आया था। तो सवाल इनके काफ़ी अच्छे थे और इनको बना कर रखिए, मेरी यही राय रहेगी, सलाह रहेगी सर। नीलेश, सोशल मीडिया और खासकर ऑनलाइन ऑनलाइन स्टडी जो है, कितना आप सही मानते हैं? कितना हद तक वो सहायक है और कितना हद तक जो है वो नुकसानदायक है? सर दोनों पहलू है, सहायक भी है और नुकसानदायक भी है। अगर आप उसको लिमिटेशन में इस्तेमाल करते हैं तब तो वो हेल्पफुल है, अदरवाइज वो एक कर्स बन के आ जाता है आपके विद्यार्थी जीवन में। तो इतना ही कहना है, अगर आप उसको सीमित तौर पे इस्तेमाल करते हैं, टेलीग्राम का काफ़ी अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप का आप डिस्कशन के लिए पीयर टू पीयर अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, बट खुद को सीमित दिशा में रखने की ज़रूरत रहती है सर। और ये पढ़ाई जो ऑनलाइन आप कैसे अपनाएं? आपका कितना परंपरागत जो पढ़ाई का स्टाइल है, किताब कॉपी टेबल बेंच पर बैठ के पढ़ना या फिर ऑनलाइन पढ़ना, किस पर आप ज़्यादा जोर दिए? कितना परसेंटेज कहा जाए तो कितना उसमें आप रखें? सर मेरा बीटेक बैकग्राउंड रहा है, तो हम लोग इंजीनियर थे, बीटेक के बाद जॉब वगैरह था, उसके बाद इस लाइन में स्विच किए थे। तो मेरी 90 टू 95% पढ़ाई घर पे हुई है, लैपटॉप से डिजिटल माध्यम से। और मैंने बुक्स वगैरह कम पढ़े हैं, बट मैंने स्टैंडर्ड कोचिंग से नोट्स वगैरह अपने पहले बनाया था। नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज किया था, एमसीक्यू बहुत सारा लगाया था और उसके बाद मैं इस लाइन में आया था 67 68 69 70। और इम्तिहान से मेरा जुड़ाव ऐसा था कि एक मेरा फ्रेंड था राजा, उसी के थ्रू मोहित जी से बात हुआ था। मोहित जी थोड़ा फोटोजेनिक कम है, तो कैमरे के पीछे रहना पसंद करते हैं। तो मोहित जी के साथ मैं इम्तिहान के साथ 68 से जुड़ा हुआ हूँ। हमने यहाँ पे कंसिस्टेंटली मेंस का टेस्ट सीरीज दिया और 17वीं में हम और अभिनव भाई दोनों यहाँ से मेंस का टेस्ट सीरीज देते थे। और ऐसे के लिए बीसीडब्ल्यू में भी रोहित सर है, उनका कोर्स किया था। तो ये 2 कोचिंग्स का मैंने मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया। बट पढ़ाई मेरी मैक्सिमम डिजिटल ही हुई है और अपना नोट्स मैं ज़्यादा प्रेफ़र करता था। नोट्स को रिवाइज़ या अपडेट जो हो सकता है तो करता था और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। डिजिटल में लेकिन अनुशासन बड़ा पालन करना पड़ता है। कर लिए थे आप पूरा? जी सर, वो स्टार्टिंग में क्यूरियोसिटी रहता है, पढ़ाई के 2 या ढाई साल तक पढ़ाई अच्छी भी लगती है। बट एक फ़ेज़ आता है जहाँ कि आपका सैचुरेशन हो जाता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। वो थोड़ा एक फ़ेज़ आता है जो लीन फ़ेज़ होता है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको खुद को स्टेबल रखना चाहिए होता है, क्योंकि कभी-कभी जो आदमी उम्मीद करता है वैसा नहीं हो पाता है। जैसे मेरा ये दूसरा इंटरव्यू था, तो पहला इंटरव्यू में कुछ नंबर से रह गया था। बट आफ्टर दैट ऑल्सो यू नीड टू कीप ऑन इवॉल्विंग अगेन एंड अगेन। तो थोड़ा-सा वो इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है आज के टाइम पे, इमोशनल स्टेबिलिटी, जिसको मेंटल हेल्थ भी बोलते हैं साथ में, और पढ़ाई तो अपनी जगह पे है ही। जो 72वीं सिविल सेवा है, अब 20-22 दिन बचा हुआ है। क्या कहेंगी जो छात्र एग्ज़ाम दे रहे हैं, अंतिम समय में आप भी दे रही हैं क्या? और क्या कहेंगी 20-22 दिनों में किन चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए?
जो स्टूडेंट्स के अपने नोट्स हैं वो उनको रिवाइज़ करें और टेस्ट सीरीज़ को वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ और अपने मार्क्स को देखें कि वो कहाँ पे लाइक करते हैं। और इस टाइम कोई न्यू मटेरियल को वो प्रेफ़र ना करें, क्योंकि वो न्यू मटेरियल में अगर जाएँगे तो वो उसमें उस लूप में ही वो फँस जाएँगे। और रिवीजन ही की है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे तो वो उनके लिए बेटर रहेगा। अविनाश, 72वीं जो देने जा रहे हैं उनके लिए प्रश्न तो हैं ही, 20-22 दिन है। जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, सिविल सेवा आना चाहते हैं, उनको पहले से आप क्या तैयारी करने के लिए आप कहेंगे? कितना प्रिपेयर होके उनको आना है? मैं फिर आप हमसे सहमत हो जाएँगे। मैं यही बोलूँगा ना कि अगर वो कॉलेज लाइफ़ कर रहे हैं, तो कॉलेज लाइफ़ को एक्सप्लोर करें। अपनी पर्सनैलिटी को सीधे मैं देख रहा हूँ सर 12वीं के बाद ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर से नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। न्यूज़पेपर की आदतें डालिए, लेकिन आप जो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन में, उसके ऊपर प्रॉपर फ़ोकस कीजिए। क्योंकि सर जो एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है ना, आप देखिए क्यों आईआईटी, एनआईटीज़ या फिर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लड़के बहुत अच्छा करते हैं, हमारी बनस्पति में। सर बहुत मतलब वो जैसे प्लेन बीए वाला लड़का होता है ना, तो उस टाइप के बीएससी का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। तो हमारे यहाँ क्या है ना कि चूँकि कॉलेज सिस्टम सर अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी पढ़ाइयाँ नहीं हो पाती है। अगर सर हम अपना फाउंडेशन अच्छा करें ना, जैसे अगर कोई लड़का सर 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ, 10वाँ सर वही चीज़ें ना हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई मतलब आसमान की आई किताब तो पढ़ नहीं रहे हैं। अगर उनको अच्छे से पढ़े ना, अपना बेसिक फाउंडेशन तैयार करें, तो चीज़ें हो जाएँगी। ये सिर्फ सिविल सर्विस पर लागू नहीं होती है। ये सेम चीज़ें आईआईटी, नीट पर भी होती है। अगर उन्होंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने अर्थमेटिक्स को, अपने मेंसुरेशन को, कैलकुलस को पढ़ा है या फिर बायो को पढ़ा है, तो वो वहाँ पे डील कर पाएँगे। तो ये तो सर एक आने वाले लोगों के लिए मेरी सलाह रहेगी कि न्यूज़पेपर के साथ अपना जो सिलेबस है उसको पूरा करें, ठीक ना? एंड सेकेंडली 70 जो आपने बोला था शुरुआत में 70 सेकंड के लिए मैं 2 आयामी रणनीति पर बात करूँगा। एक सर चूँकि 22 दिन है, तो इसको मैं सर 10 + 7 + 5 में बाँटूँगा कि पहला रिवीजन 10 दिन का, दूसरा 7 दिन का, तीसरा 5 दिन का। इस 22 दिन का उपयोग कैसे करना चाहिए? और दूसरा हिस्सा है सर सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको। देखिए सर बहुत वेल डिफाइंड सिलेबस के साथ पीवाईक्यू है। सर आप देखिए साइंस से सबसे ज़्यादा 25 से 30 के बीच में 28 से 29 के आसपास में क्वेश्चन आता है। आप उस पर फ़ोकस कीजिए। आप हिस्ट्री पर फ़ोकस कीजिए, आप करंट अफेयर, इन 4 से 90 क्वेश्चन आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि जियोपॉलिटी इकोनॉमी पर वर्क नहीं करना है, लेकिन अगर हम सर जड़ पर वार करेंगे ना सर, पूरा का पूरा वृक्ष हमारा हो जाएगा। थोड़ा-थोड़ा सा शाखाएँ काटेंगे या थोड़ा-थोड़ा सा पत्तियाँ, तो हमें नहीं मिल पाएगा। तो मेरा यही फ़ोकस है कि साइंस में भी सर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएँगे कि सवाल कहाँ आ रहा है। पिछली ही बार या फिर करंट से भी, अब मैं हमेशा करंट का बोलता हूँ, अब पहले जैसा करंट नहीं आ रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है या भारत का क्या रैंक है। पिछली बार आया था सर कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो यूएनडीपी जारी करता है, 1990 में एक औसत भारतीय 58 साल जीता है। इस बार की रिपोर्ट में कितना साल जी रहा है, मतलब जो उसके कंपोनेंट है हेल्थ, एजुकेशन या लिटरेसी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसको थोड़ा-सा पढ़ लीजिए। पहले ऑस्कर क्या आता था? कौन से फ़िल्म को मिला, किस हीरो को मिला? पिछली बार क्या आया था नीलेश? एम्मा स्टोन को किस मूवी के लिए मिला था? तो अगर हम पीवाईक्यू जानेंगे ना सर, तो हम ट्रेंड जान जाएँगे, हम डेप्थनेस जान जाएँगे और सीधे वहाँ कोर पर हिट कर मार्क्स सर ले सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि पेपर टफ हो या ईज़ी हो, टफ हो तो कट ऑफ कम जाएगा, हमको उस लाइन में आना है, और ईज़ी है तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। एट एनी कॉस्ट हमें पीडीएफ में आना है, और इसके लिए सबसे बढ़िया रणनीति है कॉन्सेप्ट को फैक्ट के साथ इंटीग्रेट कर पढ़िए। आप इस ये मानकर मत चलिए कि यहीं आएगा, वहीं आएगा। एक होलिस्टिक वे में पढ़ाई करने से सर सफल होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादा बन जाती है, लेकिन अंतिम प्रश्न है नीलेश, ये कहा जाता है सिविल सेवा में कि जितना जानना ये ज़रूरी है कि कौन-सा चीज़ पढ़ना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी जानना है कि कौन-सा चीज़ नहीं पढ़ना है। कैसे ये पता चलेगा और ये कितना अहम है जानना? क्योंकि आप भी जब इंजीनियरिंग से आए होंगे तो सिलेबस देखे होंगे, बहुत लंबा-चौड़ा है, कुछ बचा ही नहीं है उसमें। इसके लिए 2 है सर, एक अपना अनुभव, समय के साथ-साथ अनुभव आता है, और दूसरा बेस पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रहता है, उन दोनों का दायरा बना के अपने आप को सीमित रखना चाहिए। जो नहीं जानना चाहिए उस पढ़ने का मतलब आपका ऊर्जा की भी वेस्ट होगा और टाइम का भी, तो सीमित अपने आप को रखना चाहिए सर। आपका एक्सपीरियंस काम करेगा और पीवाईक्यू काम करेगा। ये 2। चलिए, तो ये तीनों सिलेक्टेड छात्र हैं और अपने कोचिंग, आपको बता दें, इम्तिहान आईएएस में आए थे अपने शिक्षकों से मिलने, धन्यवाद करने। सिलेक्शन हुआ है इनका और काफ़ी अच्छे से इन्होंने बताया कि आपको अपनी रणनीति कैसे रखनी है सिविल सेवा के लिए। अब यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाली हुई हैं और इन्होंने जोर दिया कि आपको सबसे पहले जो पढ़ना है, उस पर काम करना पड़ेगा, उस पर मेहनत करना पड़ेगा और आपको इस सेवा की तैयारी में आने से पहले आपको अपने बेसिक्स और जो ग्रेजुएशन है 9वाँ 10वाँ तक का किताब जो है उस पर आपको कमांड होना चाहिए। तब आपका एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार हो जाएगा और उसके बाद सबसे अहम होता है मार्गदर्शक की भूमिका। क्योंकि सिविल सेवा में लाखों-लाख छात्र आते हैं, लेकिन सही दिशा नहीं मिल पाने के कारण भले आप कितना भी मेहनत कर लें, दिशा सही नहीं है, रणनीति सही नहीं है,
तो आप सफल नहीं हो पाते हैं। और देखा जाता है कि मैक्सिमम जो हैं वो आपके मार्गदर्शक हों, कोई भी हो सकता है, सीनियर हो सकता है, परिवार वाले हो सकते हैं, कोचिंग के शिक्षक हो सकते हैं, वो आपको सही राह दिखाते हैं, तो आपके लिए राह चलना आसान हो जाता है। तो चलिए, शुभकामनाएँ हैं तीनों को, आप लोग तीनों बिहार का नाम उज्ज्वल करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।